बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला फटीचर ससुराल निकला करोड़पति। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और ये कमबख्त खांसी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज वापस आते समय दवाइयाँ लेती आना। हाँ माँ, ठीक है, मुझे याद है, आप चिंता मत करो, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लेना। अरे बेटा सोनी, तैयार हो गई? सुबह सुबह इतनी सर्दी में एक स्वेटर ही खरीद ले अपने लिए। स्कूल में पढ़ाने जाती है लेकिन वही सालों पुराना एक ही स्वेटर पहनकर। बड़ी मेहनती बच्ची है सुनीता जी आपकी। और आपकी तबीयत के क्या हाल चाल है? नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप माँ के पास बैठो, माँ को थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ, अब मैं जाती हूँ। सोनी एक 25 साल की सुंदर, सुशील और एक जिम्मेदार लड़की थी, जो न केवल अपनी बीमार माँ का ध्यान रखती थी बल्कि घर का सारा काम, घर में कमाने से लेकर खाना बनाना, सब उसी की जिम्मेदारी थी। वो एक स्कूल में पढ़ती थी और आज सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए ही तैयार हुई थी कि तभी उसकी पड़ोस की आंटी उसकी माँ को देखने आई थी। और सोनी के जाने के बाद, अरे सुनीता, बेटी जवान हो गई है, कब तक उसे अपने घर में बिठा कर रखेगी? कहीं उसकी शादी वादी के बारे में सोचा है या नहीं? या फिर पूरी जिंदगी वो तेरी तीमारदारी में गुजार देगी? बहन, मैं क्या करूं? मैं तो खुद चाहती हूँ कि इसका घर बस जाए और ये अपने ससुराल में जाकर आराम से रहे, लेकिन हम जैसों से शादी कौन करेगा? और मेरी तो ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं इसके लिए कोई लड़का ढूंढ पाऊं। भगवान ने कोई बनाया होगा तो मिल ही जाएगा। अरे अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होता। इतनी सर्दी में बेचारी चप्पल पहनकर पुराने स्वेटर में ठंड में स्कूल में पढ़ाने जाती है, आकर ट्यूशन पढ़ाती है और घर का सारा काम भी करती है। ऐसे में तूने तो फुर्सत ही नहीं छोड़ी अपनी बेटी के पास अपने बारे में सोचने की। सुनीता जी की पड़ोसन उन्हें ताना मार कर चली जाती है और शाम होते होते सुनीता जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। सोनी उन्हें लेकर अस्पताल जाती है और अस्पताल से लौटते समय, माँ चलो सब्जी खरीदते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा। सोनी सब्जी खरीदने के लिए खड़ी होती है, तभी उसकी माँ को खांसी आने लगती है। सोनी अपनी शॉल माँ को उड़ाकर एक जगह पर बिठा देती है और कीर्ति ये सब देख रही होती है। ये लड़की कितनी सुंदर और सीधी सादी सी लग रही है, अपनी बीमार माँ की चिंता भी कर रही है। काश ऐसी ही कोई भोली भाली लड़की मेरे देवर के लिए भी मिल जाए। प्रणाम पंडित जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कीर्ति बेटा, तुम? मैं तो यहाँ घर का कुछ सामान लेने आया था। हाँ पंडित जी, मैं भी बस थोड़ा बहुत सामान देखने आई थी। इन्हीं कपड़ों में? हाँ पंडित जी, बस अभी शांत रहिए, मुझे इस लड़की के बारे में बताइए। आखिर कौन है ये लड़की और कैसी है? बिटिया एकदम हीरा है, हीरा। इतनी मेहनती, सुशील और सर्वगुण संपन्न, जिस घर में जाएगी उस घर में बरकत ही बरकत कर देगी। बेचारी अपनी माँ का ख्याल रखती है, कमाने जाती है और घर का काम भी करती है। इस बेचारी ने बचपन से बहुत सहा है। भगवान इसे ऐसा घर दे दे जहाँ इसे सुख मिले। तो क्यों ना इसे परख कर अपने घर की बहू बना लिया जाए। मम्मी जी पापा जी भी देवर के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। कीर्ति मन में सोचकर अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं सोनी और सुनीता भी अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन अपने घर पहुंचकर कीर्ति, मैंने आज बाजार में एक ऐसी लड़की को देखा जो हमारे घर की बहू बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। इतनी सीधी सादी, सबका ख्याल रखने वाली और जिम्मेदार। अच्छा, इसी गांव में रहती है वो लड़की? जी हाँ मम्मी जी, और मुझे हमारे पंडित जी भी मिले थे। मैंने उनसे ही उसके बारे में पूछा। वो बता रहे थे बचपन से बेचारी ने बहुत गरीबी झेली है। ओ भाभी अगेन, फिर हम किसी गरीब घर की बहू को अपने करोड़पति घर में लेकर आएंगे? आप लोग कब अपनी सोच से बाहर आओगे? जरूरी थोड़े ना है कि एक इंसान अगर खराब निकला तो सभी खराब होंगे। अरे तो चुप कर, जब बड़े बात करते हैं तो घर में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। नेहा गंदा सा मुंह लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी मुकेश जी, कीर्ति बहू, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो क्यों ना उस लड़की की परीक्षा ली जाए। कैसी परीक्षा पिताजी? मुकेश जी कीर्ति को सोनी की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं। और फिर एक दिन सोनी जब स्कूल से लौट रही होती है, अरे भगवान, आज तो बहुत ठंड बढ़ गई है, कोहरा भी कितना हो गया है और स्कूल से आने में देरी भी हो गई है। पता नहीं माँ कितना परेशान हो रही होंगी। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो होगा जो इस अभागन की मदद करेगा। अरे दीदी, आप कौन है और आपको क्या हुआ? और आप इस तरह फटे हुए कपड़ों में सड़क पर क्यों बैठी हो? बहन क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते। एक तो इतने गरीब और फटीचर है, उनके घर में खाने तक को रोटी नहीं है, ऊपर से मुझसे सारा काम करवाते। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे 1-2 दिन अपने घर में रहने दो।
अरे हाँ दीदी, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ चलो। इस तरह सोनी कीर्ति को अपने साथ अपने घर ले जाती है और लीजिए पानी पीजिए और आप यहाँ पर आराम करो, मैं तब तक आपके लिए खाना बनाती हूँ। सोनी कीर्ति और अपनी माँ के लिए खाना बनाती है और फिर लीजिए दीदी, आप खाना खाओ। माँ तुम भी खाना खाकर दवाई खा लो और फिर सो जाना। सोनी बेटा, एक कंबल है घर में, हम लोग 3 उसमें कैसे सोएंगे। माँ, कीर्ति दीदी हमारे घर की मेहमान है और आप एक काम करो, आप उनके साथ कंबल में सो जाना और मैं कोई ना कोई जुगाड़ देख लूंगी। इसके बाद सोनी कीर्ति और अपनी माँ को कंबल में सुला देती है और खुद कोने में पुरानी शॉल ओढ़कर सो जाती है। वाह, ये तो सच में बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझे इसके बारे में मम्मी जी पापा जी को बताना होगा। इसके बाद कीर्ति 2 दिन तक सोनी के साथ रहती है। उसी दौरान सोनी उसे समझाती है कि उसे इस तरह अपने ससुराल को नहीं छोड़ना चाहिए और गरीबी में अपने ससुराल का साथ देना चाहिए। अपने पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता। यह सब सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है और अपनी ससुराल लौटकर अपने साथ ससुर को सारी बातें बताती है। मम्मी जी पापा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन तक उस लड़की ने मेरा इतना ख्याल रखा जैसे मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और इतना ही नहीं, जब मैं ससुराल की बुराई कर रही थी तो उसने मुझे समझाया कि ससुराल में गरीबी हो चाहे अमीरी, बहू का फर्ज होता है प्यार से रहना। मुझे लगता है वो लड़की हमारे घर के लिए परफेक्ट है। बेटा, तुमने गहराई से जांच तो की है ना? तुम तो जानती हो मैं नहीं चाहता कि इतिहास दोहराया जाए। हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी अभी तक पिछले सदमे से वापस नहीं आ पाए हैं, तो ध्यान रहे कि कहीं कोई भी गलत फैसला ना हो जाए। मम्मी जी आप चिंता मत करो, हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। इसके बाद मुकेश जी अपने परिवार के साथ सोनी के घर पर रिश्ता लेकर आते हैं। नमस्ते बहन जी, दरअसल हम आपकी बेटी सोनी के लिए अपने बेटे विवेक का हाथ मांगने आए हैं। लेकिन आप लोगों को मेरी बेटी के बारे में किसने बताया? वो हमारे जान पहचान के एक पंडित जी हैं, वही बता रहे थे कि आपकी बेटी शादी लायक है। देखिए, हम लोग अमीर तो नहीं है, लेकिन आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे। बहन जी, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी बेटी की शादी में कुछ दे सकूं। बहन जी, हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। सुनीता जी पहले तो मुकेश जी और उनके परिवार के सभी लोगों के फटे पुराने और चिथड़े लगे कपड़ों को देखकर सोचती हैं, अगर मैं चाहूं भी तो किसी अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। हो सकता है यही भगवान की मर्जी हो, उन्होंने ही ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेजा है। क्या सोच रही हैं बहन जी, क्या आपको रिश्ता मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे सिवा मेरी माँ का कोई भी नहीं है, तो शादी के बाद मेरी माँ मेरे साथ ही रहेंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन 1 साल बाद। तब तक तुम ससुराल में रहकर यहाँ माँ की देखभाल करती रहना। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। इसके बाद सोनी और विवेक की शादी पक्की हो जाती है और जब विमलेश जी अपने पड़ोस में विवेक की शादी की मिठाई बांटते हैं, तब उनकी पड़ोसन, अरे तुम फटीचरों के घर में भी बहू आएगी? तुम्हारी औकात भी है बहू रखने की? अरे बहन जी, आप लोग तो खुद ही इतने गरीब और फटीचर हो, अपनी बहू को क्या ही सुख दोगे? कभी देखा है हमारी बहू को कैसे बन ठन कर रहती? और एक आपकी बड़ी बहू, हमने कभी उसके तन पर ढंग की साड़ी तक नहीं देखी। अरे साड़ी की बात कर रहे हो? इतनी सर्दी में बेचारी एक पतली सी शॉल ओढ़ कर रहती है। इन फटीचरों की तो औकात भी नहीं है कि उसके लिए एक स्वेटर ही खरीद ले। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर विमलेश हंसकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनी की शादी पक्की होने की खबर सुनकर उसके पड़ोसन और सहेलियां घर आती हैं। अरे सुनीता, हमने तो कहा था कि किसी अच्छे घर में अपनी लड़की की शादी करना, लेकिन तूने तो अपनी लड़की के लिए गरीब फर्नीचर ससुराल देख लिया। हाँ हाँ, सुना है जब रिश्ता लेकर आए थे तब कपड़ों पर टाट के पैबंद लगे थे। जिन लोगों के पास खुद घर में खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, ठंड के कपड़े तक नहीं पहनते हैं, ऐसे फटीचरों के घर में लड़की गरीबी में मर जाएगी। अरे यार सोनी, माना तुम्हारे पास शादी में लगाने के पैसे नहीं है, लेकिन शादी तो ढंग के घर में तय कर देती तेरी माँ। हाँ यार, एकदम फटीचर ससुराल में जाकर पता नहीं कैसे जिंदगी कटेगी तेरी। मैंने देखा है जब वो लोग रिश्ता लेकर आए थे, कितने गरीब और फटीचर लग रहे थे। उनकी तो औकात तक नहीं थी कि वो तेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दे। अरे यार, तुम लोग अब शांत हो जाओ। मेरे नसीब में जो होगा वही मुझे मिलेगा। अगर मेरी माँ ने रिश्ता पक्का कर दिया है तो मैं वही शादी करूंगी। इसी तरह एक तरफ सोनी के पड़ोस के लोग उसके ससुराल के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उसे भड़काने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके होने वाले ससुराल के पड़ोसी भी उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं और इस तरह धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। मेरे ससुराल वाले तो काफी साधारण और गरीब लगते हैं,
लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी शादी की तैयारी आखिर कैसे की? क्या सोच रही है बेटी कि आखिर इतनी अच्छी शादी कैसे हो रही है? हाँ माँ, हमने इतनी मेहनत करके शादी के लिए जैसे तैसे थोड़ा पैसा जोड़ा, तो आखिर मेरे ससुराल वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा? बेटा तू चिंता मत कर, तू अपनी शादी पर ध्यान दे। इस तरह सोनी और विवेक की शादी हो जाती है और सोनी शादी करके अपने गरीब फटीचर ससुराल में पहुंच जाती है उसके गृह प्रवेश के समय। आओ बेटा, अपने घर में प्रवेश करो। अरे नहीं फटीचर घर, इस टूटे फूटे घर को भी आप घर कहेंगी बहन जी? आजकल तो फटीचर घरों में भी बहुएं आने लगी हैं। अगर ये लोग एक दिन कमाने आ जाए तो इनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, और अचारे छोटी बहू को कैसे ही रखेंगे? पड़ोसन की बातें सुनकर सोनी को गुस्सा आता है और विमलेश जी उसके चेहरे के हाव भाव भांप लेती हैं। सोनी बेटा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आओ अपने घर में आओ। इसके बाद सोनी का गृह प्रवेश होता है और वो अपने ससुराल में छोटी बहू बनकर आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है और सुबह सुबह। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। बेटा हमारे घर में बहुत कुछ नहीं है, रसोई में थोड़ी सी सूजी रखी हुई है। एक काम करो, तुम सबके लिए हलवा बना दो, और सब्जी तो घर में है ही नहीं, तो रोटियां सभी अचार से खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। इसके बाद सोनी सबके लिए हवा और रोटियां बना लेती है और सभी लोग खाना खाते हैं और एक साथ बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी जी, शादी में इतना सारा पैसा आप लोगों ने लगाया, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बस काम चल गया, थोड़ा बहुत हमने उधार ले लिया और थोड़ा बहुत हमने जोड़ कर रखा था। हाँ वही मैं सोचूं, क्योंकि मेरी माँ को और मुझे भी शादी के लिए थोड़ा सा पैसा जोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी। बेटा तुम उन सब की चिंता मत करो, अब तुम हमारे घर की बहू हो, अपने घर का ख्याल रखो। इस तरह सोनी के ससुराल में और कुछ दिन बीतने लगते हैं और एक दिन। विमलेश, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोनी की और परीक्षा लेनी चाहिए कि वो वाकई में हमारे घर की जिम्मेदारी संभालने के लायक है या नहीं? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। आप लोगों को जो करना है जल्दी से करो, अब मैं थक गई हूँ इस तरह से गरीबी वाली जिंदगी जीकर। तो चुप रह, तुझे कितनी बार समझाया कि अपनी जुबान को कम चलाया कर। मम्मी जी मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम कीर्ति की ईमानदारी परखें। हाँ बेटा सही है, मैं कल ही उसे बाजार भेजती हूँ। अगले दिन। सोनी बेटा, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो ये लोग 20 रुपए तुम सब्जी खरीद कर लाना। जी ठीक है मम्मी जी। 20 रुपए लेकर सोनी घर से सब्जी खरीदने के लिए निकलती है, तभी उसे घर के बाहर अपनी पड़ोसन मिल जाती है। अरे तुम तो इस फटीचर घर की छोटी बहू हो ना, देखना जरा कितनी बुरी सी साड़ी पहन कर रखी है, और इतनी सर्दी में तुम्हारे ससुराल वालों के पास एक स्वेटर तक नहीं है तुम्हारे लिए। अरे स्वेटर की बात छोड़ो, गरीब फटीचर लोगों ने अपनी नई नवेली बहू को फटे हुए कपड़े पहना रहे हैं, ऊपर से पैदल पैदल घर के बाहर भेज दिया, ये पुराना सा झूला लेकर। और जब औकात नहीं है तो पता नहीं शादी क्यों करते हैं फटीचर लोग बेटों की। पड़ोसन सोनी से ये सब बातें बोल ही रही होती है कि उसकी सास विमलेश जी पीछे से ये सारी बातें सुन लेती हैं और सोनी को आवाज देकर कहती हैं, सोनी बेटा तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो, तुम बाजार जाओ और सब्जियां ले आओ। पता नहीं मम्मी जी इन लोगों की बातें क्यों सुनती हैं, मेरा बस चले तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दूं। इसके बाद सोनी सब्जी खरीदने के लिए जाती है और रास्ते में सोचती है, अगर मैं रिक्शा से जाने की बजाय पैदल पैदल जाऊं तो आने जाने के 4 रुपए बच जाएंगे, उससे मैं थोड़ी ज्यादा सब्जी लाऊंगी। ऐसा सोचकर सोनी ठंड में पैदल पैदल ही सब्जी खरीदकर घर ले आती है और घर आकर, सोनी बेटा सब्जी खरीदने में बहुत ज्यादा देर लगा दी तुमने। वो मैं पैदल पैदल सब्जी खरीदने के लिए गई थी, मैंने सोचा कि आने जाने की अगर 4 रुपए बचा लूंगी तो एक दिन की सब्जी और आ जाएगी। हिसाब से खर्च करने वाली लड़की है और समझदार भी। अरे बेटा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, खैर चलो खाना पीना बना लो। इस तरह सोनी अपने कामों में लग जाती है और एक दिन विमलेश जी मुकेश जी से कहती हैं, सुनिए ये 100 रुपए का नोट यहीं जमीन में छोड़ देते हैं और हम दोनों मंदिर चलते हैं, देखते हैं सोनी ये नोट हमें देगी या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही करो। इसके बाद विमलेश जी कीर्ति और नेहा को समझाकर 100 रुपए का नोट जमीन पर छोड़कर मंदिर चली जाती है और उनके लौटने पर, मम्मी जी शायद आपका या पापा जी का 100 रुपए का नोट जमीन पर गिर गया था, झाड़ू लगाते समय मुझे मिल गया, ये लीजिए आपके पैसे। चलिए ईमानदार तो है लड़की। इसी तरह विमलेश जी और मुकेश जी बार बार सोनी की परीक्षा लेते हैं। कभी वो अपने कपड़ों में पैसे छोड़ देते हैं, कभी विमलेश जी सोने का गहना इधर उधर सोनी के आसपास पटक देती है, लेकिन सोनी हर बार अपनी ईमानदारी साबित कर देती है। एक दिन बाजार में,
सोनी बेटा आज घर का राशन खरीदना है, चलो थोड़ा थोड़ा खरीद लाते हैं। दोनों सास बहू बाजार जा रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन देख लेती है। कहाँ चली फटीचर सास बहू की जोड़ी? वैसे विमलेश जी मानना पड़ेगा, अपने फटीचर ससुराल में में रंग गई आपकी बहू। देखो तो कैसी फटी हुई कतरन वाली साड़ी पहन रखी है। हाँ हाँ, और इन लोगों के पास तो ढंग से खिलाने पिलाने को भी नहीं है। नई बहू देखो तो कैसे सूख कर काटा हो गई है। अरे जब औकात ही नहीं है बहू को पालने की तो लेकर क्यों आते हो अपने फटीचर से घर में? अरे हमारी बहू को देखो कैसे बन ठन कर रहती है। हम भले ही शो ऑफ ना करें लेकिन अपनी बहू को तो ढंग से रखते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर सोनी को गुस्सा आने लगता है। मम्मी जी, आप उनकी बातें इतनी सुनती क्यों हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देती हो? ये लोग हमेशा हमें फटीचर फटीचर कहती रहती है। बेटा तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, हम सामान खरीदने आए हैं, चलो सामान खरीद कर घर चलते हैं। पता नहीं मम्मी जी इन लोगों को कुछ कहती नहीं है, इतना सुनती रहती हैं। इसके बाद दोनों सास बहू सामान लेकर घर आती हैं और कुछ दिन बाद विमलेश जी। सोनी बहू ये लो राशन कार्ड, आज राशन के गेहूं मिलेंगे। अब तुम्हें तो पता है कि घर में पैसे कितनी मुश्किल से आते, तो क्या तुम राशन ले आओगी? हाँ मम्मी जी क्यों नहीं, मैं अपने मायके में भी लेकर आती थी। इसके बाद सोनी राशन की लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर उसकी कुछ सहेलियां मिल जाती हैं। अरे सोनी तू यहाँ, मतलब तेरे ससुराल वालों ने तुझे राशन लेने के लिए भेज दिया? तेरी तो अभी शादी हुई है। अरे तुझे पता नहीं लगा क्या? इसके ससुराल वाले तो इसके मायके से भी ज्यादा गरीब और फटीचर हैं। उन लोगों की औकात ही कहाँ है। अरे सोनी तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हमने कितना समझाया था तुझे कि इस फटीचर घर में शादी मत कर, लेकिन तू तो बिल्कुल पागल है। मेरा ससुराल जैसा भी है वो मेरा घर है, मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ तो मत सुन, लेकिन तेरे ना सुनने से तेरा गरीब फटीचर ससुराल करोड़पति तो नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब तुम लोग मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से अपना काम करो। इस तरह सोनी अपनी सहेलियों को डांट कर राशन लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी सास ने उसके जेठ को उसके पीछे पीछे भेजा था और सोनी के जेठ राहुल राशन की दुकान पर हुई सारी घटना को विमलेश जी को जाकर बताता है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये बहू वास्तव में हमारे घर के लिए एकदम सही है। लेकिन विमलेश, भावनाओं में मत बहना। किसी के व्यवहार से इतनी जल्दी उसे पहचाना नहीं जा सकता। पापा जी मैंने उसके साथ शादी से पहले 2 दिन बिताए हैं और शादी के बाद वह जितनी किफायत से घर में रहती है, रसोई में काम करती है, वह वाकई में काबिल तारीफ है। हाँ लेकिन मुझे इसके कुछ परीक्षाएं और लेनी है। इसके बाद सोनी जैसे ही राशन की दुकान से राशन लेकर घर लौटती है। भगवान, अभी तो विवेक की शादी की थी, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? तो क्या हमें रिश्ता कैंसिल करना पड़ेगा? क्या हुआ, आप लोग चिंता में क्यों हैं? दरअसल नेहा दीदी की शादी पक्की हो गई और उनके ससुराल वाले दहेज में सोना चांदी मांग रहे हैं। अरे तो आप लोग चिंता क्यों करते? मेरी शादी में मेरी माँ ने और आप लोगों ने जो मुझे दिया वो हम कीर्ति दीदी को शादी में दे देंगे। वाकई में लड़की तो बहुत ही समझदार और संस्कारी है। अब तो आपको यकीन हो गया ना, या और भी परीक्षा लेनी है? अभी एक परीक्षा और बाकी है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और एक दिन मुकेश जी। विमलेश जी, एक काम करो, तुम कीर्ति और नेहा को लेकर अपने मायके के बहाने से हमारे असली घर चली जाओ और सोनी को मेरी राहुल और विवेक की जिम्मेदारी देकर जाओ। मुझे देखना है कि वो लड़की अकेले घर को कैसे संभाल पाएगी। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। इसके बाद विमलेश जी कीर्ति और नेहा के साथ अपनी मायके जाने की तैयारी करती हैं और सोनी से कहती हैं, सोनी बेटा मेरे मायके में कुछ परेशानी आ गई है जिस वजह से मुझे कीर्ति और नेहा के साथ जाना पड़ रहा है। तुम पीछे से अपने ससुर जी, जेठ जी और अपने पति का ख्याल रखना। जी ठीक है मम्मी जी। विमलेश जी कीर्ति और नेहा के साथ चली जाती हैं और पीछे से सोनी पूरे 2 दिन तक घर का सभी का ख्याल रखती हैं। 2 दिन बाद जब विमलेश जी लौटी तब, विमलेश, मुझे लगता है कि अब बहू को उसके असली ससुराल ले जाने का समय आ गया है। चलो पहाड़ों पर घूम कर आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको विश्वास तो हुआ। चलो बर्फीले पहाड़ों पर उत्तराखंड घूम कर आते हैं। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। सोनी और नेहा तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। विमलेश जी का परिवार घूमने जाने की तैयारी करता है। ये सब उनकी पड़ोसन सुन लेती है और शाम के समय जब विमलेश जी बाहर टहल रही होती हैं तब, सुना है विमलेश जी आप लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी बहन जी, नई बहू को घुमा लाए। अच्छा, भतीजे लोग भी घूमने जाएंगे, वो भी बर्फीले पहाड़ों पर? कैसे जाओगे? पैदल पैदल? क्योंकि ट्रेन का किराया चुकाने की तो तुम्हारी औकात नहीं है।
और पहनोगे क्या, क्योंकि तुम्हारी बहू को घर में पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। जब पड़ोसन नहीं विमलेश जी की टॉन्ट मार रही होती हैं। मम्मी जी, आप इन लोगों की इतनी बातें क्यों सुनती हैं? इनका जवाब क्यों नहीं देती हो आप? बेटा, वक्त आने पर इन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। तुम तो घूमने जाने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रेन से उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ों पर आकर, चलो इन पहाड़ों से नीचे की तरफ चलते हैं। लेकिन बर्फीले पहाड़ों में नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। अरे तो मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुकेश जी पूरे परिवार को बर्फीले पहाड़ों के नीचे एक बहुत ही आलीशान विला में लेकर जाते हैं, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सारी सुविधाएं मौजूद थी। सभी को आलीशान घर के अंदर जाता देखकर सोनी, अरे नहीं नहीं, आप लोग ऐसे कैसे किसी के भी घर में क्यों घुस रहे हो? अभी किसी ने देख लिया तो हमारी ऐसी हालत देखकर हमारी कितनी बेइज्जती करेगा। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम घर के अंदर आओ। सोनी डरते डरते घर के अंदर घुसती है और देखती है कि सभी लोग घर के अंदर जाकर बड़े बड़े कमरों में घुस जाते हैं। इन कमरों में बड़ी बड़ी आलीशान अलमारियां, दर्जनों कपड़े, आलीशान बाथरूम, बड़े बड़े पलंग, झूमर और कालीन बिछे हुए थे। इसी तरह घर में बहुत बड़ा हॉल, सोफे, दीवारों पर सुंदर सुंदर तस्वीर, डाइनिंग टेबल, फ्रेश टीवी, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ लगा हुआ था। और रसोई भी एकदम मॉडर्न बनी हुई थी। मिक्सर, माइक्रोवेव, बढ़िया कैबिनेट बने हुए थे। सोनी, आओ हम इस कमरे में चलते हैं। अरे लेकिन यहाँ के मालिक ने देख लिया तो हमें बहुत मारेगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस अंदर आओ। इसके बाद सोनी देखती है कि सभी अपने कमरों से एकदम आलीशान और महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनकर बाहर निकलते हैं। हेलो सोनी बेटा, तुम ये गहने और कपड़े पहनकर आ जाओ। मम्मी जी, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा गरीब फटीचर ससुराल, बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला करोड़पति ससुराल है। और एक सरप्राइज देखोगी? अब क्या पिताजी? इसके बाद मुकेश जी सोनी की माँ को कमरे से बाहर बुलाते हैं। अपनी माँ को देखकर सोनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे माँ, आप यहाँ पर? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। मैं सोच रही थी पता नहीं आप किस हाल में होंगी। बेटा, मैं तो धन्य हो गई। मुझे नहीं पता था जिस गरीब फटीचर ससुराल में मैंने अपनी बेटी की शादी की है वो बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला करोड़पति ससुराल निकलेगा। तू करोड़पति घर की बहू है। मम्मी जी, ये सब क्या है? हम तो गांव में रहने वाले साधारण लोग हैं ना। हाँ बेटा, वो सब केवल एक परीक्षा के लिए ही था। दरअसल तुम्हारी ससुर जी की पहली शादी एक लालची लड़की से हो गई थी, जो तुम्हारे ससुर जी के घर को पूरा बर्बाद करके सारा पैसा लेकर चली गई। और इस समय से तुम्हारे ससुर जी के माता पिता की मौत हो गई। तो जब मेरी शादी तुम्हारे ससुर जी से होने वाली थी, और तब भी मेरी भी ऐसी ही परीक्षा हुई, और हमने ठाना था कि हम अपने बेटों के लिए भी ऐसी बहू लेकर आएंगे जो भले ही गरीब घर की हो, लेकिन लालची या फिर पैसों की भूखी ना हो। और सोनी, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। शादी से पहले 2 दिन मैं तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ, वेश बदल कर। सबकी बातें सुनकर कीर्ति हैरान हो जाती है और अचानक से रोने लग जाती है, कीर्ति को रोता हुआ देखकर। अरे अरे, अब रोना मत। याद है ना, कल तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है। तो चलो तुम्हारे इस बर्फीले पहाड़ियों के नीचे करोड़पति ससुराल में तुम्हारी सालगिरह मनाते हैं, और उन सभी लोगों को बुलाते हैं जो हमें फटीचर, गरीब और घटिया कह रहे थे। अपने ससुराल में ससुर जी की बात सुनकर सोनी खुश हो जाती है, और सोनी और विवेक की शादी की सालगिरह की तैयारी होती है। और सालगिरह में सोनी की सहेलियां, उसकी पड़ोसन और सोनी के ससुराल के आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाता है, और विदेश में रहने वाले मुकेश जी के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। अरे सोनी, तेरी शादी तो गरीब फटीचर ससुराल में हुई थी। तेरे फटीचर ससुराल वाले इतने अमीर कैसे हो गए बहन? कहीं डाका डाला है या लॉटरी लगी है? अरे हाँ सुनीता, इतने फटीचर लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी कैसे कर ली, और वो भी बर्फीली पहाड़ियों के नीचे इतने आलीशान घर में? अरे हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं और अपने मालिक की पार्टी में दिखावा करने के लिए हमें बुला लिया हो। सभी लोगों की बातें बनाते देखकर सोनी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर सबसे कहती है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हद करते हैं आप लोग। ये लोग जिन्हें आप फटीचर, गरीब और बिना औकात का बोल रहे हैं, वो लोग बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाले करोड़पति लोग हैं। और ये जो आलीशान घर आप देख रहे हैं, ये भी मेरे ससुराल का ही है। मेरे ससुराल वाले आप लोगों से कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी। अगर ये गरीब भी होते तो भी मुझे उनकी इज्जत की उतनी ही चिंता होती जितनी आज है। बेटा शांत हो जाओ, जो लोगों को कहना है कहने दो। नहीं मम्मी जी,
आपने इतने अमीर घर के होते हुए इन लोगों की इतनी बातें सुनी। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है? जब देखो तब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और हाँ, तुम लोग आज से तो मेरी सहेली नहीं हो। आप सभी निकल जाइए यहाँ से। शाबाश बेटा। विमलेश जी, हमारी पसंद सच में हीरा है। फाइनली हमें अपने बर्फीले पहाड़ों के नीचे करोड़पति घर के लिए 2 सुंदर, सुशील और संस्कारी बहुएं मिल गईं। चलो फाइनली अब हमें कम से कम फटीचरों वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का गरीब फटीचर ससुराल बर्फीली पहाड़ियों का करोड़पति ससुराल निकलेगा। इसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।